नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक तो आप देख ही रहे होंगे क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020। इसमें FLN क्या है, निपुण क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे आपको। तो अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें और बात करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो भले लंबी हो जाए, वीडियो आपकी 20 मिनट से 30 मिनट की हो जाए, इसकी फ़िक्र मत करना। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हम आपके लिए इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद ये करेंगे कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ें जिससे आपको NEP 2020 दोबारा देखनी पड़े। आपको एक बार में पूरा समझाएंगे। तो दोस्तों, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसके बारे में बात करेंगे। 34 साल बाद आई है। कितने साल बाद? 34 साल बाद आई है ये। इसके बारे में बात करेंगे। अब नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन, किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ये आप अपना नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स में लिखते जाएं, आपको एग्ज़ाम टाइम पर काम आएंगे। जो 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है इसका? ये 34 वर्ष के बाद। ये भी आ सकता है कि जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 आई है, वो कितने साल बाद आई है? तो ये 34 साल बाद आई है। कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? एक एक पॉइंट आप ऐसा समझें 100% इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे पूछा जा रहा है। और हमने जितने एग्ज़ाम दिए हैं, CTET का दिया था, KVS का दिया था, RTET का नहीं, KVS का दिया, CTET का दिया, इनमें दोनों में क्वेश्चन पूछे गए। तो आप भी ये पॉइंट क्लियर करते चलें, क्योंकि जब पूछा जा रहा है जो तो उसे पढ़ना है। पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि पूछा जा रहा है। तो ये प्रॉफिट की बात है कि हम पहले ही पढ़ लें, पूछा जा रहा है जो। तो कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय MHRD, क्या MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। क्या किया है? शिक्षा मंत्रालय अब नाम कर दिया इसका। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। ये भी एक पॉइंट है। इन्हें आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाएं, बहुत ही ज़रूरी है। और पांचवा पॉइंट क्या है? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। क्या है? भारत को एक वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बनाना है। आपके लिए 28 पेज हैं, आप ये देखिए 28 पेज हैं और एक एक पेज में 5-5 पॉइंट, 5-5 नंबर हैं। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से हमने आपके लिए ये बनाया है टाइम, और आपको पूरा क्लियर करा देंगे। बेफिक्र होकर एग्ज़ाम में जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ऐसा समझिए आप। 6 नंबर पॉइंट क्या है, ये भी आप लिख लें। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख
के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में किया गया, तो इसके बारे में भी आप याद रखें कि कस्तूरी रंगन इनके नेतृत्व में किया गया है। इसे भी याद रखें। आप इतने पॉइंट याद रखें, बहुत ज़रूरी हैं ये और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसा समझे यहाँ से क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। और आप एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराते हुए चलेंगे। ये जो NEP 2020 आई है, ये कितने वर्ष बाद आई है? 2020, 34 वर्ष बाद। और अभी तक की जो आई हैं वो कौन सी है? ये चौथी है, चौथी शिक्षा नीति है, और ये 34 वर्ष बाद आई है। तो ये भी पॉइंट याद रखें। देश की चौथी शिक्षा नीति है NEP। देश इस समय चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा का पालन कर रहा है, जिसे 2005 में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने तैयार किया। 2005 को किसने तैयार किया था? NCERT ने तैयार किया था। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत NCF अपना काम कर रहा है। अब क्या? NCF की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो NCF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एक एक पॉइंट याद करेंगे, एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। वीडियो अगर लंबी हो रही है कोई बात नहीं, अभी समय अपना है, एग्ज़ाम में टाइम है अभी, तो अभी से हम पूरा तैयार करते हुए चलेंगे। बाद में ये ना हो कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 1968 में तैयार हुआ था। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968। और दूसरी 1972 में दूसरी, 1972 में दूसरी। एक एक पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, 1986 आई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, इसे नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में जाना जाता है। और इसके 4 पहलू हैं। कितने पहलू हैं? 4 पहलू हैं। तो कौन कौन से 4 पहलू हैं इसके नई शिक्षा नीति के? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना। इसका मेन पॉइंट क्या होगा कि जो स्कूल की जो शिक्षा होती है उसके लिए पाठ्यचर्या तैयार करना। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, बचपन की देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना। तीसरा पॉइंट है शिक्षकों की ट्रेनिंग आदि के लिए नेशनल लेवल पाठ्यक्रम तैयार करना। अब जो शिक्षक होंगे, नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि अब जो भी शिक्षक होंगे उनके लिए, और बात करते हैं NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है, तो 2020। ये भी पॉइंट याद करने के लिए है। स्वतंत्रता के बाद भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यात की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक कुशल शिक्षण प्रणाली बनाना है। तो इसका एक पॉइंट ये है कि NEP 2020 का लक्ष्य कितना है? 2040 तक। ये भी याद रखें, 2040 इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी याद करने वाली बात है। - 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली, कौन सी? उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँचे हो।
इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली को निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह राज्यों केंद्रों द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च का GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात की जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा पर कितना % GDP का कितना % खर्च करेगा, तो GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ऐसा कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि GDP का 6% शिक्षा नीति पर शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब NEP 2020 का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। 2035 तक कितना है, 2040 तक तो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाना है, लेकिन 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। कितना, 26.3% से लेकर कितना करना है, प्लस करना है 50%। तो ये भी याद रखें, ये भी मेन पॉइंट हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझें अच्छे से। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना रहेगा। क्या है बहुविषयक, मल्टी सब्जेक्ट, जिनमें से प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे। कितने छात्र होंगे, 3000 या उससे अधिक। और पॉइंट देखते हैं क्या है। NEP 2020 के मुख्य बिंदु हैं। शिक्षक शिक्षा 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। अब B.Ed को, बैचलर ऑफ एजुकेशन को कितने वर्ष का कर दिया गया है, 4 वर्ष का। ये भी एक पॉइंट है। डिजिटल डिवाइडेड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शिक्षक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या ऑनलाइन शिक्षण को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी याद रखें। और क्या है, NEP 2020 की सिफारिश क्या है। NEP 2020 नियमित, रचनात्मक और योगात्मक आधारित, कैसा, नियमित, रचनात्मक और योगात्मक आधारित शिक्षा की सिफारिश करती है और अधिगम के लिए आकलन पर केंद्रित है। आपने सुना होगा समटिव टू फॉर्मेटिव, यानी कि योगात्मक से रचनात्मक होनी चाहिए शिक्षा। कैसी, समटिव से समेटिव से टू फॉर्मेटिव। तो दोस्तों, NEP 2020 के कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। इसके मौलिक सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर निर्मित यह नीति सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को अधिक समग्र बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान, सामाजिक और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति से बदलना है। तो इसका ये मौलिक सिद्धांत है कि समानता, गुणवत्ता, यानी कि सभी बच्चों को समान रूप से समझा जाए, समान समझा जाए और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, सभी को समान समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाया जाए और अपने भारत देश को समाज और वैश्विक ज्ञान को महाशक्ति में बदलना है। एक ऐसा
बना देना है कि जिससे प्रत्येक बच्चे को अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। दोस्तों, NEP 2020 लागू करने में कर्नाटक और मध्य प्रदेश रहे अव्वल। कर्नाटक और मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर हैं। NEP 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा चुकी है। अभी 2 राज्यों ने NEP 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू कर दिया है। तो वहीं कहीं ऐसे राज्य भी हैं जो कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया में है। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य जहां NEP अगर बात की जाए तो कर्नाटक फर्स्ट स्टेज पर है। कर्नाटक फर्स्ट स्टेज पर रहा है, जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को पहले लागू किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण द्वारा 7 अगस्त 2021 को की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जब NEP 2020 आई तो उस समय कर्नाटक पहला राज्य कौन सा था उसे लागू करने के लिए, तो आपका ऑप्शन रहेगा कि कौन सा था। कर्नाटक था। और वहाँ के शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण। और कब लागू की? तो 7 अगस्त 2021 को। कब लागू की? 7 अगस्त 2021 को। तो ये मेन पॉइंट हैं, इनको आप नोट करते रहें, समझते रहें। एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा फिर देख लें। दोस्तों, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य, MP सेकंड नंबर पर, सेकंड स्टेज पर MP रहा है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 अगस्त 2021 को। ये भी पूछा जा सकता है कि MP दूसरा राज्य कौन सा था शिक्षा नीति को लागू करने वाला, तो आपका आंसर रहेगा कि MP था। अगर पूछा जाए वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान थे। अगर पूछ लिया जाए कब लागू की गई, तो 23 अगस्त 2021 थी। NEP 2020 के प्रस्तावों को विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों ही स्तरों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि NEP 2020 लागू करने के अंतर्गत राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के 177 डिप्लोमा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए कितने डिप्लोमा? 177 डिप्लोमा व्यावसायिक शिक्षा के लिए हैं और 279 सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर रहेंगे। ये सभी स्टूडेंट डिग्री करते करते डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 4 साल की डिग्री रहेगी और उसमें 1 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, दूसरी साल के लिए और कुछ दिया जाएगा। तो इसे आप समझें। अब इसमें है 3 से 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का पोल। तो इसे आप समझें। अब ग्राफ के माध्यम से समझें, आराम से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, पूरा क्लियर करते हुए समझेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर ये जो है, ये सबसे नीचे है फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर में 4 साल की डिग्री होगी। डिग्री कितने साल की होगी? 4 साल की। अभी तक कितने की थी? अभी तक 3 साल की थी, लेकिन अब कितने साल की है? अब 4 साल की है। तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको इस बात पर ध्यान रखें। सेकंड ईयर एडवांस डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं उसका आपको डिप्लोमा मिल जाएगा कि आप इससे अब अपना
कहीं भी जाके व्यवसाय की या कहीं नौकरी कर सकते हैं इस डिप्लोमा के लगा के। वो कब मिलेगा? सेकंड ईयर पे। ये कौन सी है? फर्स्ट है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है या फोर्थ ईयर है। और थर्ड ईयर में डिग्री 3 साल की है लेकिन इसे 4 साल में किया गया है। तो थर्ड ईयर में आपको क्या मिलेगा? थर्ड ईयर में आपकी डिग्री मिल जाएगी। आपको थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में आपको से रिलेटेड जो सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं उससे डिग्री मिल जाएगी, और फोर्थ ईयर में आपको बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। तो इसलिए ये 4 साल की कर दी गई है उच्च शिक्षा। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। वो क्या है? 5+3 + 4। ये फॉर्मूला क्या है इसके बारे में जानेंगे अब हम। इस पैटर्न को गैर सरकारी तथा पढ़ने वाले स्कूल बच्चों के लिए, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा, 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा दी जाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? पहली तो इसमें है फाउंडेशनल स्टेज। क्या है इसमें? फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें क्या है? कक्षा 1 और 2। ये फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें क्या है? पहली फाउंडेशनल स्टेज, इसमें कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 को रखा गया है, जिसे स्कूली शिक्षा में 2 साल के लिए। देखो, इसमें 3 से 8 साल तक कक्षा 1 और 2 के बच्चे शामिल होंगे, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल एजुकेशन और 2 साल की स्कूली शिक्षा शामिल होगी। फाउंडेशन स्टेज के तहत बच्चों को भाषा कौशल और सीखने के विकास से अवगत कराया जाएगा। तो ये है इसके बारे में, फाउंडेशनल स्टेज के बारे में। तो इसे बताएं हम आपको। देखो, इसमें क्या क्या है। ये जो 5+3+3+, दोस्तों ये जो 5+3+3+4 फार्मूला है, इसमें जो 5 है ये क्या है? ये इसमें आपको 2 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की। देखो, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? इसमें आपका नर्सरी आ जाएगा। नर्सरी जो होता है बच्चों का प्री स्कूल होता है, उसे नर्सरी बोलते हैं। और इसमें क्या होगा? LKG आ जाएगा, LKG आ जाएगा और UKG आ जाएगा। ये जो होती हैं, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे प्री एजुकेशनल बोलते हैं। यानी कि इसे ही हम लोग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। यहाँ से बच्चा उठना बैठना, स्कूल में कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, कितने, ये सब सीखता है। और इसमें और क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 1 और 2, कक्षा 1 और 2 और 3। तो इसमें कितने साल का बच्चा? 1 और 2 आएगा इसमें, सॉरी 1 और 2। तो इसमें क्या होगा? 3 4 5 और 6 और 7, 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर ये 5 लिखा गया है। तो इसमें जो 5 लिखा गया, इसमें 3 4 5 6 7 वर्ष तक का बच्चा, इतने ईयर तक का बच्चा इसमें रहेगा। और इसके बाद जो 3 वाला फार्मूला है, तो इसमें जो 3 वाला फार्मूला है, इसमें कौन सा रहेगा? कक्षा 3, कक्षा 4 और 5, क्लास 5। तो इसमें ये प्राइमरी स्टेज में आएगा, वो प्री स्टेज में आएगा, ये प्राइमरी। और इसमें कितने साल तक का? 8
9 और 10। फिर इसके बाद 3 है, फिर 3 है, तो इसमें 6, 7, 8 क्लास तक का बच्चा रहेगा। और इसे क्या बोला गया? इसे अपर प्राइमरी बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपर प्राइमरी बोलते हैं। और ये इसमें कितने साल का बच्चा रहेगा? ये वर्ष है, ये क्लास है। इसमें कितने साल का बच्चा रहेगा? अपर प्राइमरी का हो जाए 11, 12 और 13 साल का। 10 तक यहाँ, फिर 10 के बाद 11, 12, 13। फिर इसके बाद फिर 4 है, तो 4 है तो 4 वाली स्टेज आ जाएगी। 5 + 3, ऐसे ही तो फॉर्मूला है, 5 + 3 + 3 + 4। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4। तो इसमें कौन कौन सी क्लास आएंगी? अभी आपको दोबारा से फिर समझाएंगे ग्राफ से। अभी आप ऐसे ही समझ लें ओरल। 9, 10, 11 और 12 इसमें ये आ जाएंगी। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी, इसे सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी बोला गया है। इसमें कितने वर्ष तक का? इसमें 14, 15, 16 और 17। और जो आंगनबाड़ी है, जो आंगनबाड़ी है, जो आंगनबाड़ी है, इसे क्या बोला गया है? इसे प्री स्कूल बोला गया है। आंगनबाड़ी को जो 5 है, इसे प्री स्कूल बोला गया है, इसे आंगनबाड़ी बोला गया है। इसी में फाउंडेशनल स्टेज में होगा। ये क्या होगा? फाउंडेशनल स्टेज में। तो दोस्तों दूसरी स्टेज क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज। ये स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है इसे बोलेंगे। और इसमें कितने साल का बच्चा होगा? इसमें कौन सी कक्षा है? प्रिपरेटरी स्टेज के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। इसके तहत कक्षा 3 से 5 तक का ये जो स्टेज है, इसमें कक्षा 3 और 5, 3 से 5 तक का। और इसमें वर्ष क्या? 8 वर्ष से 11 वर्ष तक। 8 वर्ष से 11 वर्ष तक का बच्चा रहेगा। शिक्षक उन्हें भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकसित करने का लक्ष्य रखेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि इस स्टेज में इस इतने साल तक के बच्चों में उनमें संख्यात्मक और भाषा कौशल का ज्ञान हो जाए, वो अच्छे से बोल लें और वो गणित को हार्ड क्वेश्चन सॉल्व ना करने की बजाय नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इतना सब कुछ बच्चे करने लगे इस स्टेज में। इसके बाद आएगी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है? इस मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग, बिजनेस टेस्टिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी। मिडिल स्टेज में कौन से आएंगे? कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे मिडिल स्टेज में आएंगे। इसके बाद आएगा माध्यमिक चरण। इस माध्यमिक चरण में कक्षा 9, 9th से 12th तक, 9th से 12th तक इसे माध्यमिक चरण या हाई सेकेंडरी भी कहते हैं इसे। इसके तहत बच्चा अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय चुन सकता है। जैसे कि पहले हुआ करता था, बच्चा केवल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में से किसी एक को चुनते थे। साथ ही अब इन्हें और भी विकल्प दिए जाएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है इसमें कि आप ज़रूरी नहीं साइंस लो, ज़रूरी नहीं आप कॉमर्स लो, आप साइंस कॉमर्स के साथ साथ कोई और भी शिक्षा, कोई और भी बिजनेस टेस्टिंग, इंटर्नशिप भी सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं इसमें। दोस्तों इसे अच्छे से समझें।
पहले जो RTE 2009 आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 आया था, उसका एक खामियाजा क्या भुगतना पड़ा था। उसमें 6 से 14 साल तक बच्चों के लिए फ्री शिक्षा थी। जो संविधान के अनुच्छेद 21A में दी गई है। RTE 2009 में 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों की शिक्षा दी गई थी और उसे मौजूदा ढांचा पहले क्या था, 2 वर्ष से बच्चा पढ़ना शुरू करता था और उम्र 16 से 18 तक थी। इसे एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। और इसमें क्या था, 10 वर्ष यानी कि उम्र 6 से 16 वर्ष तक का था। और जो नया ढांचा आया है उसमें क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, अच्छे से समझें। नया ढांचा जो आया है उसमें क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। आइए, नया ढांचा 4 वर्ष के लिए है। इसमें कक्षा 9 से 12 और उम्र 14 से 18, कितनी है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात कही गई है इसमें। और क्या कहा गया है, नए ढांचे 5+3+3+4 में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे। प्री स्कूल आंगनवाड़ी को क्या बोला गया है, प्री स्कूल। इसमें कितने साल तक जाएंगे, इसमें 3 साल तक जाएंगे, 3 वर्ष तक जाएंगे। जबकि 12 साल स्कूल में मौजूदा ढांचे में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं। सेकेंडरी स्टेज में क्या आ गया, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व। इसमें क्या होगा, इसमें उनकी थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा और विषयों के चयन में लचीलापन। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाए कि आपको ये लेना है। उनके बच्चे अपने खुद के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और बच्चों की रुचि को महत्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब तक बच्चे की रुचि को नहीं जाना जाएगा, रुचि का सिद्धांत भी है एक, जब तक बच्चे की रुचि को नहीं समझा जाएगा कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। अब आप बच्चा बनना चाह रहा है डॉक्टर और उसे आप बना रहे हैं इंजीनियर, तो उसकी रुचि नहीं है तो वो उसमें रिजल्ट नहीं देगा, आप परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चे की रुचि देखें, उसमें क्या सीखने में उसकी रुचि है, तो उसे उस सब्जेक्ट की तरफ ले जाएं जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाए। मिडिल स्टेज मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी। प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, मिडिल स्टेज की उम्र क्या है, जो 5+3+3+4 है, ये 3 वर्ष का है। इसमें कक्षा 6 से 8 है, उम्र कितनी है, 11 से 14। और ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है ये 3 वर्ष का, इसमें कक्षा 3 से 5 है, कक्षा 3 से 5 है और उम्र कितनी है, 8 से 11 वर्ष इसमें उम्र है ये। और बात की जाए फाउंडेशनल स्टेज, इसमें मल्टी लेवल प्ले, दोस्तों एक बार फिर से देखें, 5+3+3+4 डिजाइन उम्र 3 से 18 वर्ष तक का है।
मूलभूत चरण इसके पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2। प्रारंभिक चरण में क्या है, ग्रेड 3 और 5, क्या है ग्रेड 3 और 5। मध्य चरण में क्या है, 6 से 8 तक, और माध्यमिक चरण क्या है, 9 से 12 तक। केवल शैक्षिक पुनर्संरचना, स्कूल की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं है। और इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षा छात्र का परिवर्तन, इसके बारे में क्या क्या है इसमें ये भी देखते हैं। भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, समसामयिकी का विकास करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। ये जो अपनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी है, इसको सभी भाषाओं में, ये नहीं कि अपने यूपी में है तो अपने लिए असम की भाषा, ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं में इसे संशोधित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें, लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन रहेगा। ये इनके मेन पॉइंट। और नई शिक्षा नीति में पॉइंट क्या क्या, एक एक पॉइंट जरूरी है, एक एक पॉइंट समझें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में बहुत कुछ आने वाला है। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई। बच्चे की जो मातृभाषा होती है उससे बच्चा अच्छी तरह से समझ जाता है, और जो बच्चे की क्षेत्रीय भाषा होती है वह अच्छे से समझता है, तो उसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाए। समग्र विकास कार्य के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना, और उच्च शिक्षा में GEIR का 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। और क्या है, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। ये इनके मेन पॉइंट थे। और दोस्तों 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे कि हमने आपको बताया FLN, तो FLN परख, NEP, ये जो NEP है इसका मुख्य उद्देश्य एक और है, क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि ये बहुभाषावाद। बहुभाषावाद है, ये मेन पॉइंट है इनके। और इसका क्या है, इसमें बोला गया है कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट, मतलब कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो। इसके बारे में बात की गई है। और क्या है, FLN है जो, इसका टारगेट 2025 तक है। कब, 2025 तक। और जो निपुण भारत है, इसका टारगेट कब है, 2026 और 2027। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनका टारगेट है 100% शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, सभी बच्चे सीखें, और बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट हो, उसका चहुमुखी विकास हो, उसे बहुभाषावाद के साथ सिखाया जाए। और NEP में मातृभाषा और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसका मेन पॉइंट है। और देखते हैं क्या क्या दोस्तों, स्कूली शिक्षा के बारे में क्या बताया है, ये देखते हैं अब। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना चाहिए। शिक्षकों और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूल में नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF पेश की जाएगी। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। ये हमने जो अभी बताया था आपको, जो NEP है, इसे मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए, और ये बहुभाषावाद हो,
और FLN का टारगेट 2025 तक है। निपुण भारत का टारगेट 2026-2027 तक है। और इनका जो मुख्य है क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये इनके प्रमुख पॉइंट हैं, मुख्य पॉइंट हैं। और क्या बताया है स्कूली शिक्षा के लिए, सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर होगा। बच्चे को रटंत्र प्रणाली से दूर करना है। रटंत्र प्रणाली नहीं, बच्चा करके सीखे तभी उसका ज्ञान स्थायी होगा। उसे रटंत्र प्रणाली से दूर करना है। और पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव होंगे। आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं होगा। और बोर्ड परीक्षा ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी। 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाएगा। दोस्तों, उच्च शिक्षा की बात की जाए तो विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण रहेगा। ये आप याद रखें। और क्या है, यूजी प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश निकास, उदाहरण के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, 1 वर्ष आपने पढ़ लिया है, तो अभी तक क्या था, आप 1 वर्ष पढ़ लिए तो आपका वो पढ़ना कोई मायने नहीं रखता था जब तक आप डिग्री को कंप्लीट ना करें। अब ऐसा नहीं है। अब आप 1 वर्ष के बाद आपको वहाँ से एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और अगर आप पूरी 4 साल की कंप्लीट करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र, एक डिग्री, बैचलर ये मिल जाएगी। 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा। यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। 4 वर्ष के बाद उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। और पॉइंट क्या है, एमफिल को बंद किया जाएगा। जो पहले डिग्री होती थी कि एक एमफिल, उसे बंद किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। रिसर्च टीचिंग इंटेंसिव विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। और क्या क्या पॉइंट है इनमें, तो कोई समझाने वाला है नहीं, देख लेते हैं। भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना। हर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पारंपरिक ज्ञान यानी कि आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणाली को सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और क्या है, यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। दोस्तों, NEP 2020 बहुभाषावाद, 360 डिग्री असेसमेंट यानी कि बच्चे का चहुमुखी विकास, इसे त्रिभाषा फॉर्मूला दिया जाए। इसमें क्या है, नीति ने सिफारिश की है कि त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जाए। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषा, राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानत दक्षिणी भाषाओं में से एक के अध्ययन को गैर हिंदी भाषाओं में राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को अपनाना और लागू करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, त्रिभाषा फॉर्मूला है ये। इसमें कहा गया है आपकी एक तो मातृभाषा होगी, एक आपकी मातृभाषा होगी फर्स्ट। हिंदी जो अपने हिंदी मीडियम से हैं,
मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी उनकी, और दूसरी क्या होगी, दूसरी एक इंग्लिश होगी, और एक अदर भाषा जो कि बच्चा अगर कहीं भी जा रहा है मातृभाषा को वो अच्छे से सीखेगा। इंग्लिश हर देश में बोली जाती, उसे भी समझ लेगा। एक अदर भाषा जो बच्चा सीखना चाहता है, जैसे कि वो तेलुगु सीखना चाहता है, वो उर्दू सीखना चाहता है, वो असमिया सीखना चाहता है, वो पंजाबी सीखना चाहता है, तो उसे 3 भाषाओं में ज्ञान दिया जाए। इसीलिए बोला गया बहुभाषावाद। दोस्तों, एनईपी में एक पॉइंट और याद आ गया तो आपको बता देते हैं। जो मेन पॉइंट है, एनईपी जो 2020 है उसमें किस पर जोर दिया गया? 3 से 6 वर्ष तक बच्चा होगा, 3 से 6 वर्ष का बच्चा होगा, उससे लर्निंग बाय प्ले, लर्निंग बाय प्ले पर जोर दिया गया है। और ये जो एनईपी आई है ये 1986 के बाद 2005 के 34 साल बाद है। ये चौथी शिक्षा प्रणाली है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और क्या है इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें एक बात ये भी बोली जाएगी, एबीसी की स्थापना की जाए। एबीसी की क्या फुल फॉर्म है? एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एन एकेडमिक अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी की फुल फॉर्म है। एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें एक पॉइंट और बोला गया है कि बच्चे को जो समेटिव टू फॉर्मेटिव, जो बच्चा हो उसको योगात्मक से रचनात्मक की ओर ले जाना है। योगात्मक से रचनात्मक की ओर ले जाना है। और इसमें ये भी बोला गया है, एक चीज़ और आती है इसके अंतर्गत, एक चीज़ आती है ईएलपीएस। ईएलपीएस इसकी फुल फॉर्म क्या है, इधर बताते हैं। ELPS आलपस बोलते हैं। ई फॉर इसमें क्या है, एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सपीरियंस। एल फॉर क्या है, लैंग्वेज। पी फॉर क्या है, पिक्चर। और एस फॉर क्या है, सिंबल्स। एल्पस की फुल फॉर्म है ये क्या है, लिखित प्रतीक जो अनुभव का सामान्यीकरण करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो लिखित प्रतीक होते हैं वो अनुभव का सामान्यीकरण करते हैं। मतलब कि बच्चे को एक्सपीरियंस बेस्ड मातृभाषा की तरह और चित्र आधारित और सिंबल यानी कि उसे बोलते हैं चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से सिखाया जाए। और इसके अंतर्गत एक और आता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, SPM। तो S फॉर होता है स्कूल, P फॉर प्रिपरेशन, M फॉर मॉड्यूल। ये है फुल फॉर्म। और बाल वाटिका के बारे में आपको बता ही चुके हैं, ये ग्रेड 1 में आता है। बाल वाटिका या प्ले बेस्ड लर्निंग या फिर
आंगनबाड़ी या फिर नर्सरी क्लास या प्री स्टेज, इनके बारे में आपको बता ही चुके हैं, जो 3 साल के अंतर्गत आती हैं। और अगर बात की जाए तो दोस्तों FLN के बारे में बात करें। FLN शायद थोड़ा छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। FLN तो की बात की जाए सबसे पहले गलत किया, तो इसकी फुल फॉर्म की बात की जाती है सबसे पहले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि ये जो FLN है ये निपुण भारत द्वारा, अब नई बात आ गई, निपुण भारत क्या है इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ये निपुण भारत मिशन, ये जो FLN है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2021 में। FLN कब शुरू किया गया? 2021 में। और इसका 100% शिक्षा का टारगेट कब तक का है? 2025 तक का। अगर निपुण भारत की बात की जाए तो इसका टारगेट 2026-2027 तक का है। इसमें FLN में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अथवा संख्या ज्ञान। जो बच्चे हैं, जो 3 से 9 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे हैं, सभी को मूलभूत साक्षर करना है, उन्हें संख्यात्मक ज्ञान देना है। क्या है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक यानी कि संख्या ज्ञान देना है। और वर्ष 2025 या 26 तक शिक्षा का समग्र विकास करना है। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना फैला दें पूरे YouTube पर, सभी चैनल में सभी दोस्तों को अपने, कि हम आपके सामने जल्दी से जल्दी एक अच्छे से पेन और स्मार्ट बोर्ड के साथ आ सकें। जो आपको मेरा राइटिंग अगर समझ में नहीं आता है, हम अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, अभी लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, तो इतना फैला दें कि इतना अच्छे से सब्सक्राइबर बढ़ें, अच्छे से लाइक मिले, अच्छे से शेयर करें कि हम जल्दी से जल्दी आपके सामने आएँ और अच्छे से आपको लिखें, अच्छे से समझाएं। बात करते हैं निपुण भारत की। निपुण भारत, निपुण भारत, तो इसकी बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के साथ पढ़ें, एंड न्यूमरेसी
इसकी ये फुल फॉर्म है, मतलब कि आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने साल से कितने वर्ष तक के, कितने कक्षा से कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसमें 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे आएंगे निपुण भारत में। एक एक पॉइंट अच्छे से समझें, आवाज़ को समझें, लिखा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसी के अंदर बाल वाटिका आएगी। बाल वाटिका इसकी ये कितने 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और इसी के अंदर कक्षा 1 से 3 तक, कक्षा 1 से 3 तक। और ये जो निपुण भारत है, निपुण भारत मिशन, इसी के अंतर्गत FLN शुरू किया गया है 2021 में। और ये कब शुरू किया गया, ये 5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। और किसने शुरू किया, भारत सरकार द्वारा। या शिक्षा मंत्रालय। ये शुरू किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, प्रत्येक पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, 1-1.5 घंटे हम आपके सामने चिल्लाए हैं, बोले हैं और बहुत टाइम वेस्ट किया है, तब आपके लिए इतना डाटा इकट्ठा कर पाया है मैंने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी RTE 2009 और NCF 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन 3 के ऊपर वीडियो रहेगी और आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और पूरा टॉपिक से समझाएंगे। तो आप तक वीडियो पहुंच गई है, आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को, थोड़ा सपोर्ट दें। आपके सपोर्ट से हम भी बहुत ऊपर तक जाएंगे और शिक्षा ये राष्ट्र हित में रहेगी। तो फिर चलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।